हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी में। आज हम लेकर आए हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का माप और समांतर माध्य। तो आज हम देखने वाले हैं कि इसमें समांतर माध्य क्या होता है, यानी हमने पहले ही पढ़ लिया था समांतर माध्य क्या होता है। तो आज हम जानेंगे कि समांतर माध्य कौन कौन सी श्रृंखलाओं पर निकाला जाता है। तो आज हम इस वीडियो में समांतर माध्य जिन जिन श्रृंखलाओं से निकाला जाता है उन श्रृंखलाओं के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। उसके बाद जो है उनकी विधियों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से जो है कौन कौन सी विधियां समांतर माध्य निकालने के लिए उपयुक्त होती हैं, किस प्रकार से उनका यूज होता है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये है क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स है, आर्थिक सांख्यिकी का अध्याय 9 है। इसमें पहले मेरी वीडियो बन चुकी है और अब मैं जो है इसकी और वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको मैंने बताया कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं समय बिना वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होती हैं श्रृंखलाएं, यानी श्रृंखला क्या होती है। आंकड़ों का जब इकट्ठे होते हैं, आंकड़े एक के बाद एक आते हैं तो उन्हें श्रृंखला कहते हैं। तो श्रृंखला क्या है, आप श्रृंखला तो बहुत ही आसान है, लेकिन अब जानते हैं कितने प्रकार की श्रृंखला से जो है समांतर माध्य को ज्ञात किया जा सकता है। तो पहली श्रृंखला है हमारी, आप बात करेंगे, पहली श्रृंखला है हमारी व्यक्तिगत श्रृंखला। व्यक्तिगत जो है श्रृंखला, आपकी जो व्यक्तिगत श्रृंखला है, ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत श्रृंखला है पहली। और दूसरी श्रृंखला क्या है हमारी, दूसरी श्रृंखला हमारे सामने आती है खंडित श्रृंखला। खंडित जो है खंडित श्रृंखला। तीसरी श्रृंखला आती है अखंडित श्रृंखला, यानी अखंडित श्रृंखला। अखंडित श्रृंखला दोस्तों, तो ये 3 प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं। इन श्रृंखलाओं के माध्यम से जो है समांतर माध्यम निकालेंगे। तो क्वेश्चन 3 प्रकार की श्रृंखलाओं से आता है। पहला आता है व्यक्तिगत श्रृंखला, जो कि बहुत आसान होता है। फिर खंडित श्रृंखला, थोड़ी और मुश्किल होती है। अखंडित श्रृंखला, जो कि थोड़ा और मुश्किल पड़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इन तीनों श्रृंखलाओं के बारे में जान लेते हैं, क्या होती हैं, किस प्रकार से होता है। तो तीनों में जो है हमारे पास जो है माध्य निकालने की, जो समांतर माध्य है इसको निकालने की, यानी माध्य, ये समांतर माध्य तो समांतर माध्य है, लेकिन हम यहाँ पूरी डिटेल में पढ़ रहे हैं तो आपको माध्य पर बात करनी है। क्या है माध्य, तो आपका जो माध्य है, हमारा माध्य निकालने की जो है इन तीनों श्रृंखलाओं में क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे हम माध्य निकालेंगे इन तीनों श्रृंखलाओं से। तो एक एक करके मैं इसमें पढ़ूंगा या एक एक करके मैं इनकी वीडियो बनाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, परिचय दे दूं कि क्या होता है। व्यक्तिगत श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें कि केवल एक व्यक्ति से संबंधित आंकड़े दिए होते हैं, यानी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें केवल आपको क्या दिया जाएगा, केवल आपको आंकड़े दे दिए जाएंगे कि जैसे कि एक यहाँ पर इस तरह से एक कॉलम होगा, यानी क्या है आपके पास एक कॉलम होगा। यहाँ पर क्या है आपके पास एक कॉलम दे दिया जाएगा, कितने विद्यार्थी हैं, जैसे कि यहाँ 15 लिखा है, उसके बाद 20 लिखा है, यहाँ पर विद्यार्थी, ठीक है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों की संख्या, तो इस प्रकार से ऐसा कुछ आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा कि 30 है। इसको जो है ये मैं हॉरिजॉन्टल में बना रहा हूँ, आप यहाँ पर इस तरह क्षैतिज में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्षैतिज में क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर 22, 25, 18 ऐसे कुछ भी संख्या दे सकते हैं। तो ये होती है हमारी व्यक्तिगत। देखिए दोस्तों, इसमें केवल एक ही लाइन है, यानी एक ही व्यक्तियों से संबंधित है, यानी छात्रों से ही संबंधित आंकड़े दिए गए हैं, जिसे कहा गया है व्यक्तिगत श्रृंखला। ठीक है,
क्या कहा गया है? व्यक्तिगत श्रृंखला कहा गया है कि ये क्योंकि एक व्यक्ति से संबंधित है। एक व्यक्ति कौन है? यहाँ पर विद्यार्थी हैं और कोई नहीं है, यानी विद्यार्थी जो कि एक समान होते हैं सारे, वो हैं विद्यार्थी। तो ये विद्यार्थी एक ही हैं, तो एक ही विद्यार्थी हैं, तो किस लिए यहाँ पर एक ही व्यक्ति से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब दूसरी खंडित श्रृंखला आती है। खंडित श्रृंखला कैसे काम करती है? खंडित श्रृंखला में आपको जो है 2 आंकड़े दिए जाते हैं। दोस्तों देखते हैं खंडित श्रृंखला में किस प्रकार से क्वेश्चन होता है। खंडित श्रृंखला में क्वेश्चन जो है आपके लिए जो आएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर एक कॉलम होगा जिसमें लिखा होगा x अंक, यानी कोई भी x हो सकता है क्वेश्चन में, या मजदूरी हो सकती है। मान लेते हैं मजदूर, ये मजदूरों की संख्या है x, ठीक है। यहाँ पर x मजदूर हैं, कितने मजदूर हैं? कुछ भी हो सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। इस तरह से आपके 10, 20, 30, 40, 50 जो है ऐसे मजदूरों की संख्या आ जाएगी। उसके बाद आपके सामने जो है एक और कॉलम बना दिया जाता है, एक और कॉलम आता है, ये आपके सामने आएगा। यहाँ पर इसको f कहा जाता है, आवृत्ति लिखा होता है, आवृत्ति, ठीक है, इसे f कहा जाता है, आवृत्ति। तो आपका ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है आवृत्ति में, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, 4, 5, 6, 8, 9, 8, इस तरह से कुछ भी आवृत्ति आ सकती है कि यानी कितने बार आया आवृत्ति। तो इसे जो आप जानते हैं खंडित श्रृंखला को, इसे इसका जो दूसरा नाम है ये दूसरा नाम इसका जो है एक जो है विभक्त श्रृंखला होता है। विभक्त श्रृंखला दोस्तों, विभक्त श्रृंखला कहा जाता है। और आवृत्ति श्रृंखला, अब देखिए, अब देख ले हैं यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आता है दोस्तों, इस तरह से। तो अब इसको ऐसे भी दे सकता है दोस्तों, कैसे दे सकता है? यहाँ पर अगर क्वेश्चन देना चाहे तो ऐसे दे सकता है कि मज़दूरों की संख्या, यहाँ पर x मज़दूर हैं आपके, यहाँ पर जो है f जो है आपकी आवृत्ति है, आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति दे दी। आपके सामने क्वेश्चन ऐसे कुछ देगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है। मैं मेन पूरा प्रॉफिट बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर कैसे होगा, मज़दूर कितने हैं, तो यहाँ पर मज़दूरों की संख्या क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर भी है 6, 8, 9, 7, 6, कुछ भी दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आएगा। जब इस तरह से आएगा तो ये क्वेश्चन होगा आपका खंडित श्रृंखला। क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका खंडित श्रृंखला का होगा। दोस्तों अब जान लेते हैं कि अखंडित श्रृंखला क्या होती है। अखंडित श्रृंखला में किस प्रकार से आंकड़े दिखाए जाते हैं, यानी किस प्रकार से जो है अखंडित श्रृंखला होती है, कैसे क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अखंडित श्रृंखला का जो दूसरा नाम है आवृत्ति श्रृंखला होती है। आवृत्ति श्रृंखला में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने होगा, यहाँ पर इस तरह से होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का होगा दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का होगा। यहाँ पर इसी को लेते हैं मजदूरी, यानी मजदूर, ठीक है, मजदूर है, मजदूर, ठीक है। तो यहाँ पर मजदूर है और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो है आवृत्ति आ जाएगी, f आवृत्ति, आवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आवृत्ति दे दी। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर देखिए, अब यहाँ 10 से 20 है, 20, अब यहाँ पर केवल 10 से 20 दे देगा, इस तरह से दे देगा, 10 और 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, उसके बाद 40 से 50, इस प्रकार से दे देगा। यहाँ से 6, 8, 7, 6, इस प्रकार से जो आपको आंकड़े दे देगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे होता है। यहाँ पर सबसे पहले पहला अगर देखा जाए तो पहला भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, मजदूर, मजदूर। तो यहाँ पर लिखें मजदूर, मजदूर क्या है, तो यहाँ पर मजदूर हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर मजदूर कितने हैं, यहाँ पर 15, 20, इस तरह, ऐसे 10, 6, ऐसे आंकड़े दे देते हैं। तो ये एक आंकड़े हैं, इसे व्यक्तिगत श्रृंखला कहा जाता है। इसमें देखो खंडित श्रृंखला कहा जाता है। खंडित श्रृंखला में केवल जो है अलग अलग दिया जाता है और 2 चीज़ें होती हैं, एक x होता है, आवृत्ति मजदूर होते हैं, और दूसरा होती है आवृत्ति। तीसरा
जो कि अखंडित श्रृंखला कहलाती है। इस श्रृंखला में होती है जो है आवृत्ति, यानी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से दिया होता है और आंकड़े दे रखे होते हैं। तो आप जानते हैं कि किस प्रकार से जो है दो इनसे, अब इन तीनों में से कैसे हम जो है एक सूत्र निकालते हैं, यानी हम किस प्रकार से तीन विधियों को इन तीनों श्रृंखलाओं में लगाते हैं। तो माध्य निकालने के लिए तीन विधियों का इस्तेमाल इन श्रृंखलाओं में कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कैसे होता है। हमें जो है अब समझना है कि व्यक्तिगत श्रृंखला, जो हमारी व्यक्तिगत श्रृंखला है, हमारी जो व्यक्तिगत श्रृंखला है, ये जो व्यक्तिगत श्रृंखला है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम जो है अपना माध्य कैसे निकालेंगे। इसमें तीन विधियां लगा सकते हैं हम तीनों में। कौन कौन सी? पहली होती है प्रत्यक्ष, यहाँ पर आपको लिख देता हूँ पहली विधि। तीनों विधियों में हम क्या लगाएंगे? प्रत्यक्ष। तो यह है आपकी प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, ये आपकी प्रत्यक्ष विधि। अब यहाँ पर जो आपका था नंबर 2 जो खंडित, ठीक है। नंबर 3 था आपका अखंडित, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि इसमें लग जाएगी। प्रत्यक्ष विधि कैसे लगेगी? यहाँ पर आपको जो है इस तरह से प्रत्यक्ष विधि जो है, इसकी प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी। और क्या होती है प्रत्यक्ष विधि में? और हमारे पास होता है इसमें जो है, तो पहली प्रत्यक्ष विधि हो गई, यानी पहली फर्स्ट नंबर की विधि जो है प्रत्यक्ष विधि। दूसरी विधि होती है लघु विधि लगती है, नंबर 2 लघु विधि। उसके बाद तीसरी जो है पद विचलन विधि, नंबर 3। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है पहली विधि हमारी प्रत्यक्ष विधि है, और प्रत्यक्ष विधि जैसे ही हम लगाएंगे तो हम माध्य निकाल सकते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला में। नहीं निकाल सकते, बिल्कुल ये गलत है। यानी यहाँ पर जो है गलत है। हम केवल ये गलत है। यहाँ पर हम केवल प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं। व्यक्तिगत श्रृंखला में हम केवल प्रत्यक्ष व्यक्तिगत लगाते हैं। उसके बाद जो है हम इसमें लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। तो इसमें हम सारी विधियों को लगा सकते हैं, और सारी विधियों को लगाने के बाद निकाल सकते हैं। तो जान लेते हैं कैसे हम करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले इनका सूत्र लिख लेते हैं। तो पहली विधि हमारी क्या है? प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र हम लिखते हैं। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि का सूत्र बड़ा ही सिंपल सा होता है, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा x/n, ठीक है, सिग्मा x/n लिखा जाता है। मदों की संख्या, ये मदों की संख्या है। ये x आपका जो है मदों का कुल मूल्य होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका मतलब जोड़ होता है मदों का कुल मूल्य हो गया। मदों का ये आपका कुल मूल्य होता है। उसके बाद यहाँ मदों की संख्या होती है। ये आपका मदों का कुल मूल्य है, ये आपकी मदों की कुल संख्या मतलब संख्या है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसको डिनोट किया जाता है x बार से। तो अब हमारा ये प्रत्यक्ष विधि हो गई। अब नंबर 2 पे जो आती है लघु विधि। लघु विधि को कैसे निकालेंगे? लघु विधि निकालने के लिए आपको यहाँ पर जो है बड़ा ही आसान है। इसकी जो विधि होती है इसमें a होता है, a प्लस, इसका सूत्र क्या है? a प्लस जो है सिग्मा d/n। तो देखिए इसमें क्या चेंज हुआ, a जुड़ गया और d आ गया, ठीक है। अब यहाँ x को जोड़ने के बजाय d को जोड़ा जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब हमारा तीसरी विधि क्या है? अब मैं इसको विस्तार से बताऊंगा। a क्या है, d क्या है, ये अभी समझ में नहीं आएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये बड़ी ही आसानी से समझ आएंगे कि ये कैसे निकलते हैं, कहाँ से निकाले जाते हैं, किस प्रकार से इनका यूज होता है। तो अब हम करते हैं नंबर 3। नंबर 3 में क्या है हमारी? पद विचलन विधि, ठीक है।
इसमें इंग्लिश में इसे कहा जाता है स्टेप डेविएशन विधि। ठीक है दोस्तों, स्टेप डेविएशन विधि, और इसे कहा जाता है शॉर्टकट मेथड। क्या है, लघु विधि को शॉर्टकट मेथड कहा जाता है, और जो है प्रत्यक्ष विधि को डायरेक्ट मेथड इंग्लिश में कहा जाता है। पद विचलन को स्टेप डेविएशन विधि कहा जाता है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर कि किस प्रकार से जो स्टेप डेविएशन विधि का सूत्र होता है। यहाँ पर इसका सूत्र जो है आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर होता है A प्लस इसी की तरह। ठीक है, बस चेंज यहाँ होता है सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। देखिए दोस्तों, सिग्मा एफ आप इसकी जगह एन भी एफ भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, यानी आप इसकी जगह पे जो है सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। तो ये सेम है। तो आपको जो है आप ये करिए, आप इन सारे फार्मूलों को जो है आप यहाँ पर क्या करें, लिख लें। तो ये सारे फार्मूले जो हैं आपके, ये आपके जो फार्मूले हैं, आप इन फार्मूलों को लिख लें किसी कॉपी में, क्योंकि ये फार्मूले जो है आपको बहुत काम आने वाले हैं सॉल्व करते हुए क्वेश्चन। अगर आपको ये फार्मूले आते हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपको ये फार्मूले नहीं आते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत परेशानी आ सकती है। देखिए, इस क्वेश्चन करने में बहुत आसान होता है, लेकिन आपको जो तालिका बनानी पड़ती है, सारणी में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए हमें उस पर वर्क करना होगा, उसे समझना होगा किस प्रकार से करते हैं। तो हम आइए जानेंगे अगली वीडियो में कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन को हम करते हैं, और इन्हें जो है प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि को हम क्वेश्चन में लगाते हैं और हल निकालते हैं, यानी माध्य ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में।